Dear students, welcome to all of you in video class. Today we are discussing the topic function functions of election commission. This topic is related to the subject constitutional law of India. अर्थात यह टॉपिक चुनाव आयोग निर्वाचन आयोग जो भारत के संवैधानिक विधि से संबंधित है से है। मैंने पिछले वीडियो क्लास में आप सबों को चुनाव आयोग इट मीन्स निर्वाचन आयोग के स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन इट मीन्स उसके संरचना एवं उसके फॉर्मेशन के संबंध में जो संविधान में जो भी प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है एवं अन्य तथ्यों को समझाने और बताने का प्रयास किया था। आज मैं उसी को आगे बढ़ाते हुए भारतीय संविधान में जो चुनाव आयोग को आर्टिकल 324, 325, 326, 327, 328 एवं अनुच्छेद 329 के अंतर्गत जो कार्य या अधिकार दिया गया है उसके विषय में बताने का प्रयास करूंगा। जैसा कि आप लोग जानते भी हैं, व्यवहारिक ज्ञान भी होगा कि चुनाव आयोग का कार्य विभिन्न चुनावों के सफल संचालन अर्थात चुनाव कराने की है। तो संविधान के अनुच्छेद 324 क्लाउज 1 में यह उपबंधित है। अर्थात अनुच्छेद 324 पार्ट 1 में निर्वाचन आयोग के कुछ कार्यों को उपबंधित किया गया है। जैसे पहला है कि संसद तथा प्रत्येक राज्य के विधान मंडल के इलेक्शन के लिए चुनाव के लिए इलेक्टोरल रोल निर्वाचन नामावली और राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पदों के इलेक्शंस के सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल अधीक्षण निर्देशन और नियंत्रण करने का कार्य है। कहने का तात्पर्य कि चुनाव आयोग को संसद तथा प्रत्येक राज्य के विधान मंडल के निर्वाचन के जो इलेक्टोरल रोल होता है, साथ ही साथ राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनावी संबंधी जो भी कार्य है उन दोनों को संपादित करने का शक्ति प्राप्त है। दूसरा है कि उपरोक्त मैंने बताया है वे सभी कार्यों के सफल संचालन कराने की शक्ति भी उसे प्राप्त है। किसको? चुनाव आयोग को। तीसरा है कि संसद तथा राज्य विधान मंडलों के निर्वाचन संबंधी यदि कोई डाउट हो, संदेह हो और कोई विवाद हो तो उन डाउट और विवाद या विषयों को के निर्णय के लिए इलेक्शन ट्राइब्यूनल बनाने की शक्ति भी चुनाव आयोग को प्राप्त है। अर्थात चुनावी ट्राइब्यूनल जो आरोपों को या विवादों को सुलझाने का कार्य करेगी। चौथा कार्य है कि संसद तथा राज्य विधानमंडलों के सदस्यों के
अनर्हताओं, अयोग्यताओं के प्रश्न पर राष्ट्रपति और राज्यपाल को राष्ट्रपति और राज्यपाल को ससमय परामर्श देना। अर्थात कहने का तात्पर्य कि यदि भारत के राज्यपाल या किसी भारत के राष्ट्रपति एवं किसी राज्य के राज्यपाल यदि किसी सदस्य के अयोग्यता या अनर्हता के आरोपों पर अगर परामर्श मांगा जाए तो चुनाव आयोग उसे ससमय संवैधानिक और उचित परामर्श देने का कार्य करेगा। इसके साथ साथ चुनाव आयोग किसी स्थान के यदि किसी स्थान पर चुनाव संपन्न हुआ हो और उस चुनाव में कहीं आरोप बूथ लूटने का या उन पूरे कंस्टिट्यूएंसी का निर्वाचन क्षेत्रों के चुनावी धांधली का यदि आरोप उसे प्राप्त हो तो उसे रद्द करने का भी अधिकार उसे प्राप्त है। तो इस तरह से चुनाव आयोग के द्वारा सरकार से विचार विमर्श कर जो चुनावी प्रक्रिया है वो चुनावी प्रक्रिया के संदर्भ में यदि आप देखोगे तो चुनाव आयोग सरकार से विचार विमर्श करता है चुनाव कराने के संबंध में। उसमें तिथि डेट निर्धारित विचार विमर्श के दौरान होता है और उसे चुनाव आयोग के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा जितना फेज में चुनाव कराने की बातें होती है उसे वह अनाउंस करती है। उसके अलावे साथ ही साथ चुनाव आयोग जो अनाउंस करती है जो तिथि को अनाउंस करती है और उसके साथ फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए वोटर्स के सिक्योरिटी के लिए उसके सेफ एंड सिक्योरिटी के लिए साथ ही साथ कर्मचारियों को डिप्लॉयड करने के संदर्भ में यानी एक स्थान से दूसरे स्थान अधिकारियों को स्थानांतरण करना। यानी कहने का तात्पर्य कि यदि कोई अधिकारी यदि 4 वर्षों से अधिक अंतराल तक यदि किसी स्थान पर वह रह चुका हो तो उसे भी दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने का कार्य और साथ ही साथ यदि किसी अधिकारियों पर कुछ आरोप लगे तो उसे चुनावी कार्य से अलग रखने का कार्य भी चुनाव आयोग के द्वारा होता है। इसके अलावे चुनाव के पश्चात चुनाव के दिन भी उसके डायरेक्शन में उसके सुपरिटेंडेंस में चुनावी कार्य चुनाव संपन्न कराया जाता है और चुनाव के पश्चात मतगणना के लिए अधिकारी एवं कर्मचारियों को डिप्लॉयड करने का कार्य उसके देखरेख में डायरेक्शन में होता है। तो इन सभी कार्यों को जो संपादित किया गया है पिछले वर्षों में उसमें कुछ मामले आए कुछ केसेज आए जिसे आप लोगों को जानना आवश्यक है। जिसमें पहला केस आया स्पेशल रेफरेंसेज नंबर 1 जो 2002 में आया जो AIR 2003 में सुप्रीम कोर्ट में यह केस चला उसको आप पुस्तकों में देखेंगे। दूसरा मामला KM शर्मा वर्सेज JB सिंह का मामला आया जो 2001 में था। तीसरा मामला अशोक कुमार वर्सेज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का आया उसे भी देखने का है कि आप सब इसे भी देखकर पढ़कर समझ सकते हैं। चौथा मामला जो आया वह लालजी शुक्ला वर्सेज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मामला है जो 2002 में आया न्यायालय में। उस पर भी न्यायालय का फैसला हुआ है। और साथ ही साथ एक और मामला आया जो एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स
वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का 2002 में, साथ ही साथ संगमा के मामला, WS संगमा के मामला को भी आप पुस्तकों में विस्तृत रूप से चुनाव आयोग के कार्यों को समझने के लिए देख सकते हैं। तो ये जो 4-5 केसेज है, ये चुनाव संबंधी कार्यों को संपादित करने में इलेक्शन कमीशन वर्सेज अदर्स के जो मामला आया, उसमें न्यायालय ने उसे क्लियर किया, क्लियर कॉन्सेप्ट कर दिया, जिसे आप पुस्तकों में देखेंगे और समझेंगे। इसके अलावा अनुच्छेद 325 जो आर्टिकल 325 के तहत एक सामान्य निर्वाचन नामावली प्रत्येक प्रादेशिक टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसी निर्वाचन क्षेत्र में के लिए और संसदीय और राज्य विधान मंडलों के लिए चुनाव आयोग तैयार करेंगे। में चुनाव आयोग के द्वारा जो नामावली है, इलेक्टोरल रोल है, वह केंद्र के लिए या प्रत्येक राज्य के चुनावों के लिए कंस्टिट्यूएंसी लेवल पर तैयार किया जाएगा। अनुच्छेद 326 के तहत भी यह प्रावधान है कि एडल्ट फ्रेंचाइज जो वयस्क मताधिकार की व्यवस्था भी चुनाव आयोग करेगी। जैसा कि आप सबों को मालूम है कि पिछले 1952 के चुनाव से लेकर 1989 तक हमारे यहाँ वयस्क मताधिकार में भारतीय नागरिकों के 21 वर्ष आयु का प्रावधान था कि 21 वर्ष या उससे अधिक उम्र के नागरिक वोटर्स होंगे, मतदाता होंगे। लेकिन 61वें संविधान संशोधन के उपरांत 1989 में 21 वर्ष को घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया, अर्थात कि यहाँ पर जो 21 से 18 वर्ष किया गया, जिससे हमारे यहाँ जो एडल्ट फ्रेंचाइज है उसमें 18 वर्ष की आयु निर्धारित किया गया, जो भारत के नागरिक हो, जो पागल या दिवालिया नहीं हो। इसके साथ साथ इसी के तहत एक मामला आया था अनुकूल चंद्र वर्सेज भारत संघ का मामला। तो अनुकूल चंद्र वर्सेज भारत संघ का मामला जो आया, वह मामला में यह स्पष्ट किया गया कि वयस्क मताधिकार संबंधी चुनाव आयोगों को क्या खर्च करना चाहिए। फिर अनुच्छेद 327 के अंतर्गत संसद समय समय पर विधि द्वारा संसद या किसी राज्य के विधान मंडल के निर्वाचन संबंधी विधियों, जिसमें निर्वाचक नामावली को तैयार कराना, निर्वाचन क्षेत्रों के डेलिमिटेशन अर्थात परिसीमन इत्यादि को नए तरीकों से कार्य करने की उपबंधित करने की कार्य से रिलेटेड है, संबंधित है। माने कहने का तात्पर्य कि अनुच्छेद 327 यह उपबंधित करता है कि भारत के संसद या किसी राज्य के विधानमंडल विधि बनाकर किसी भी निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन या किसी भी निर्वाचन करने हेतु जो इलेक्टोरल रोल है उसमें भी परिवर्तन करने की विधि या रीति उपबंधित कर सकती है। इसके अलावा अनुच्छेद 328 के अधीन भी राज्य विधान मंडलों के द्वारा उक्त कार्य जो पहले अभी हम बताए हैं वो कार्य करने की शक्ति प्राप्त है। अर्थात यदि संसद के द्वारा उक्त मामलों पर यदि कानून नहीं बनाया गया है तो राज्य विधानमंडल वैसे कानून माने इलेक्टोरल रोल या परिसीमन के कार्य को कर सकती है। इसमें एक मामला आया था AC जोशी वर्सेज शिवनपल्ली का मामला, जिसको आप विस्तृत रूप से परिसीमन के मामले को समझने के लिए आप पुस्तकों में देख सकते हैं। फिर अंत में अनुच्छेद 329 के अंतर्गत
निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप का वर्जन अर्थात सेटलमेंट ऑफ इलेक्शन डिस्प्यूट कि सेटलमेंट ऑफ इलेक्शन डिस्प्यूट के मामला को भी बताया गया है कि जिसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि अनुच्छेद 329 यह प्रावधान करती है कि निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय दखलंदाजी दे सकती है, हस्तक्षेप कर सकती है। अर्थात यदि कोई डिस्प्यूट हो उसको सेटलमेंट करने में न्यायालय को आना यदि जरूरी है तो न्यायालय उसमें आ सकती है। तो यहाँ पर है कि अनुच्छेद 329 को दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट पार्ट है कि जो आर्टिकल 329 पार्ट 1 उसमें प्रावधान है कि आर्टिकल 327 आर्टिकल 328 के अधीन बनाई गई किसी विधि की विधि मान्यता पर किसी न्यायालय में आपत्ति नहीं की जा सकती कि आर्टिकल 327 और आर्टिकल 329 इट मीन्स लेजिस्लेचर, चाहे वह सेंट्रल लेजिस्लेचर हो या स्टेट लेजिस्लेचर हो, वह यदि कोई कानून बनाती है, विधि बनाती है विहित प्रक्रिया से, तो उसमें न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगी। लेकिन जो आर्टिकल 329 पार्ट 2 में जो प्रावधान है कि चुनावी प्रक्रिया के प्रारंभ होने तथा उसे समाप्त होने तक चुनाव संबंधी मामलों पर न्यायालय अपनी अधिकारता वर्जित नहीं करेगी। ठीक है, न्यायालय उसे देखेगी, अवश्य देखेगी। यदि आरोप है या चुनाव में धांधली से है या किसी गलत तरीके से किसी प्रत्याशी को विजित होने का है तो उसे देखेगी। लेकिन कब देखेगी? वो चुनाव के पश्चात, माने चुनावी प्रक्रिया के पश्चात की चुनाव प्रक्रिया यदि चालू है और वह यदि संपन्न होने तक, अर्थात जब तक रिजल्ट क्लियर नहीं हो उसके बीच में न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगी, क्योंकि इसके पीछे यही उद्देश्य बताया गया कि चुनाव होने के पश्चात ही इसमें चुनौती दी जा सकती है, चूंकि चुनावी प्रक्रिया में अवरोध न उत्पन्न हो। ऐसे भी आप जानते हैं कि विभिन्न विरोधी पार्टी के द्वारा जो हारे हुए पार्टी होता है वह बराबर चुनाव आयोग पर आरोप लगाती ही रहती है। लेकिन चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, इसलिए उसका जो भी कार्य है वह विधि मान्य होता है, उसको न्यायालय के द्वारा भी प्रोटेक्शन प्राप्त होता है। क्योंकि चुनाव आयोग के द्वारा पॉलिटिकल पार्टी को भी सिंबल भी दिया जाता है, चुनावी सिंबल प्रदान उसी के द्वारा होता है। साथ ही साथ अन्य जो उम्मीदवार है, निर्दलीय है, उसे भी चुनावी सिंबल प्रदान किया जाता है। कहने का तात्पर्य कि चुनाव आयोग के द्वारा ही चुनावी प्रक्रिया को सफल संचालन, उसी के डायरेक्शन, सुपरविजन और नियंत्रण के तहत की जाती है। लेकिन अंत में ऐसे ठीक है, आर्टिकल 329 के तहत एक केस आया था, जो केस था कि के वेंकट चलैया वर्सेज ये स्वामीकम का मामला, जिसको अधिक स्पष्ट किया गया कि न्यायालय किस तरह से चुनाव प्रक्रिया या चुनाव आयोग के मामलों में दखलंदाजी दे सकती है। और अंत में चुनाव आयोग के कार्यों के इंटरप्रिटेशन में ये बहुत ही रेलिवेंट मैटर है जो आया था कि आर्टिकल 143 के अधीन राष्ट्रपति की परामर्श, अर्थात अनुच्छेद 174 और 324 के बीच क्या संबंध है?
निर्वाचन आयोग को चुनाव करने की पूर्ण शक्ति है, किंतु अत्यांतिक नहीं है, वह मनमानी नहीं कर सकता। और साथ ही साथ कि जुडिशियल रिव्यू के अधीन आर्टिकल 324 के तहत जो चुनावी प्रक्रिया है वो भी है। तो इस पर जो आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति यदि चुनावी संबंधी कार्य में 174 और 324 के विषय में परामर्श मांगा, तो वह केस आया इनरी प्रेसिडेंशियल रिफरेंसेज 2002 जो AIR 2003 के सुप्रीम कोर्ट के केस नंबर 87 है। इनरी प्रेसिडेंशियल रिफरेंसेज के मामले में राष्ट्रपति ने आर्टिकल 143 के तहत चुनाव कराने की के अधीन जो 174 या 324 के बीच क्या संबंध है उसको स्पष्ट करने का, उसको इंटरप्रिटेशन करने के लिए न्यायालय से परामर्श मांगा। लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये है कि आर्टिकल 174 जो कि आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि यार राज्यपाल को शक्ति देता है कि वह राज्य विधान सभा को जैसा उचित समय समझे समय समय पर विघटन कर सकता है। अनुच्छेद 174 के तहत राज्यपाल विधानसभा को विघटन करने का अधिकार रखता है। तो दूसरी तरफ साथ ही जो आर्टिकल अंतिम इसमें ये भी स्पष्ट किया गया है कि अंतिम बैठक विधानसभा के हुआ हो और फिर अगले सत्र के प्रथम बैठक के बीच 6 माह का अंतराल से अधिक समय नहीं हो। यानी यदि विधानसभा विघटन कर दिया गया है तो 6 महीना के भीतर चुनाव संपन्न करा लिया जाए। और दूसरी तरफ आर्टिकल 324 जैसा कि अभी आप पिछले क्लास या इसमें भी सुने हैं कि वह चुनाव आयोग को चुनावी संबंधी कार्य कराने की प्रावधान है। तो यहाँ पर है कि यहाँ जो ये मामला आया इसमें है कि अगर 6 महीना के बीच चुनाव संपन्न नहीं होता है तो आर्टिकल 356 के तहत उस राज्य में राष्ट्रपति शासन के भी प्रावधान की बातें उठती रही है। तो यहाँ इनरी प्रेसिडेंशियल रिफरेंसेज मामले में का जो ये मामला है यह गुजरात राज्य से जुड़ा हुआ है। जो गोधरा कांड हुआ था उस समय वहाँ के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे। आप लोगों को मालूम ही है कि गोधरा कांड में 58 कार सेवकों को एक ट्रेन के बोगी में जलाकर मार दिया गया था। उसके बाद गुजरात में दंगा भड़का और उसमें दोनों समुदायों के बीच बहुत से लोग अपनी जान गंवाए। तो उसी संदर्भ में है कि गोधरा कांड के उपरांत मोदी सरकार ने, मोदी वहाँ के मुख्यमंत्री थे, तो मोदी के द्वारा उसे ससमय समस्या के निदान कर लिया गया, अर्थात वहाँ पर नियंत्रण स्थापित कर लिया गया और मोदी के द्वारा विधानसभा भंग करने की सलाह राज्यपाल को दे दी गई और विधानसभा भंग कर चुनाव कराने की सलाह भी, परामर्श भी सरकार के द्वारा दिया गया, जिस पर राज्यपाल ने राष्ट्रपति के पास भेजा और राष्ट्रपति ने चुनाव आयोग से इस मामले को स्पष्ट करने का कहा। तो चुनाव आयोग ने एक कमेटी गठित की और गुजरात में जाकर उस कमेटी से रिपोर्ट प्राप्त की और उस संदर्भ में कहा गया कि वहाँ पर अभी चुनाव कराने की परिस्थिति, अनुकूल परिस्थिति नहीं है, इसलिए वहाँ चुनाव नहीं कराया जाए और विधानसभा भंग है तो राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 का प्रयोग किया जाए। ऐसे इन विवादों में आपको और हमको नहीं पड़ना है, क्योंकि केंद्र में नरेंद्र मोदी के विरोधी सरकार था और चुनाव आयोग पर बराबर भी आरोप लगता है कि वह केंद्रीय सरकार के दबाव में काम करती है। लेकिन हम यहाँ न्यायालय में जो केस आया उस संदर्भ में बताना चाहते हैं कि इस मामले में
जो राष्ट्रपति शासन लगाने की बात जब राष्ट्रपति को आया तो उसने सुप्रीम कोर्ट से इस पर 143 के तहत एडवाइस मांगा और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में यह निर्णय दिया कि चुनाव आयोग का कार्य चुनाव को सफल संचालन के लिए है, क्योंकि वहाँ के जो अंतरिम सरकार है वह सरकार ने यह आश्वासन दिया है कि वहाँ कानून लॉ एंड ऑर्डर चुनाव के अनुकूल है, चुनाव कराने के अनुकूल है, इसलिए चुनाव आयोग को चुनाव कराना चाहिए। वो अपने से मनमानी नहीं कर सकता, क्योंकि वह डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के अंतर्गत उन्हें अधिकार प्राप्त है, न कि उन्हें संवैधानिक प्रोविजन के तहत। इसलिए कि यहाँ पर चुनाव आयोग के मनमानी करने पर भी न्यायालय के द्वारा कमेंट किया गया और 6 माह के भीतर चुनाव कराने की बातें को दोहराई गई। इसलिए यह मामला भी अति उत्तम है। और इसके साथ साथ एक और सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या भारत संघ के सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेज भारत संघ के मामला आया था, जो जयललिता के मामला था, जिसमें चुनाव आयोग पर जयललिता ने आरोप लगाई थी कि वह सुब्रमण्यम स्वामी से मिलकर उसे अयोग्य घोषित करवाया गया है, जिस पर न्यायालय ने चुनाव आयोग के पक्ष में फैसला देते हुए कहा कि चुनाव आयोग एक विधि मान्य संस्था है और वह अपने कार्यों को सफलीभूत ढंग से क्रियान्वित करता है और वह कानूनी रूप से कोई भी फैसला लेता है, इसलिए उसका फैसला विधि मान्य है। तो इस तरह से जो पक्ष विपक्ष चुनाव आयोग के पक्ष में भी फैसला आया, उसके विपक्ष में भी फैसला कुछ है। इसके संदर्भ में आप विभिन्न मामलों को भी देखेंगे और समझेंगे और इसकी तैयारी करेंगे कि चुनाव आयोग के जो फंक्शंस है, चाहे आर्टिकल 324, 325, 326, 327, 328 या 329 के अंतर्गत, उसको मैं आप सबों को समझाने का प्रयास किया। इसे थोड़ा किताबों में पुस्तकों में देखिएगा, समझिएगा और इसका नोट तैयार कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।